नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। अपन पढ़ रहे थे यूनिट 5 गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में अपन ने गैसों के गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का नियम पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे टॉपिक आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण होती क्या है। आपने 3 नियम पढ़े पिछली क्लास में। एक तो पढ़ा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का नियम। बॉयल का नियम क्या क्या कहता है? बॉयल के नियम से कि यदि गैस की मात्रा या फिर मोलों की संख्या या फिर द्रव्यमान, बात एक ही है, और ताप T नियत हो, तो जो आयतन और दाब में जो संबंध होता है वो व्युत्क्रम का होता है। यानी कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चार्ल्स भाई साहब ने बोला कि यदि मोल और दाब नियत है, N एवं P नियत है, तो V समानुपाती होता है T। जहां पर T किस में होता है? केल्विन में। T किस में होता है? केल्विन में। करेक्ट। चलिए फिर कौन से भाई साहब आए? आवोगाद्रो। आवोगाद्रो भाई साहब ने बोला कि यदि दाब और ताप, एक मिनट, पीटी, यदि दाब और ताप नियत है, यदि दाब और ताप नियत है, तो गैस का जो आयतन है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये 3 नियम हो गए, बॉयल, चार्ल्स और आवोगाद्रो। यदि इन तीनों नियमों को मैं एक साथ लिखूं तो V समानुपाती 1/P, V समानुपाती T, V समानुपाती N, तो एक साथ लिख दिया तो ये N, T और P नीचे आ गया। ये आ गया V समानुपाती N T अपॉन P, N T अपॉन P। अब यहां से ये जब ये समानुपाती का निशान हटेगा तो आएगा R और P इस साइड चला जाएगा, तो समीकरण बन जाएगी PV = nRT। ये क्या हुआ? यहां पर ये चीज हुई है कि आपके ये V है, समानुपाती आ गया R N T P, P चला गया इस साइड, तो PV = nRT। ये खोपड़ी में बिठा लेना, ये हर जगह काम आएगी। फिजिक्स में भी काम आती है, ठीक है, और यहाँ पर भी काम आएगी। फिजिक्स में भी जब कौन सा आप ऊष्मागतिकी पढ़ोगे तब भी वहां ये बहुत काम आएगी। PV = nRT आदर्श गैस समीकरण। PV = nRT आदर्श गैस समीकरण। इसको बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? आदर्श गैस समीकरण। जहां पर R क्या है? R होता है आदर्श गैस नियतांक। R क्या होता है? आदर्श गैस नियतांक। बाकी P तो आपको ध्यान ही है, दाब है, V आयतन है, ठीक है, N गैस के मोलों की संख्या है, ठीक है, और T क्या होगा? ताप होगा। वो किस में होगा? केल्विन में। ये बात खोपड़ी में बिठा लेना। बात क्लियर? तो जो गैस इन तीनों नियमों का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। अब जैसे कि आदर्श गैस किसको बोलेंगे सर जी? तो आदर्श गैस उस गैस को बोलेंगे जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का नियम, इन तीनों नियमों का पालन करती है, उसको बोलेंगे आदर्श गैस समीकरण। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि आदर्श गैस वो है जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। ये भी बोल सकते हैं कि आदर्श गैस वो है जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण किन से मिलकर बनी है? आदर्श गैस समीकरण बॉयल, चार्ल्स और आवोगाद्रो 3 नियमों से मिलकर बनी हुई, ठीक है। तो या तो ये बोलो कि 3 गैस नियमों का जो पालन करता है वो, या फिर जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है वो, बात एक ही है। तो जो गैस इन तीनों नियमों का पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। बात क्लियर? दूसरा एक पॉइंट है, समतापीय और जो रुद्धोष्म प्रक्रम है द्वारा भी इन तीनों नियमों का पालन किया जाता है। ये जो समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम है उनके द्वारा भी आपके इस आदर्श गैस समीकरण का पालन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली इन तीनों नियमों का पालन किया जाता है। और आप जब आप ऊष्मागतिकी पढ़ोगे फिजिक्स में, तब अपन ये समीकरण काम में लेंगे। PV = nRT, वहां से अपन जो संबंध निकालेंगे PV की पावर y, ये सब कहां से आते हैं? PV = nRT, ये समीकरण अपन लेते हैं काम में, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो समतापीय और जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उनमें भी इन तीनों नियमों का पालन किया जाता है। समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम में इस आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया जाता है। इन तीनों नियम, ये आदर्श गैस समीकरण है क्या? आदर्श गैस समीकरण है तीनों नियमों को मिला दिया, तीनों नियमों को एक साथ मिला दिया तो बन गई आदर्श गैस समीकरण,
ठीक है, तो या तो ये बोल दो कि तीनों नियमों का पालन करती है, या फिर ये बोल दो कि आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, वो होती है आदर्श गैस। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेन बात आती है इसमें, P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या, R आदर्श गैस नियतांक है, T ताप है केल्विन में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी आदर्श गैस नियतांक, इसके बारे में बताओ। तो देखो आदर्श गैस नियतांक के अलग अलग मान होते हैं, आदर्श गैस नियतांक के अलग अलग मान होते हैं, उनको जानना जरूरी होता है। वो सवाल पे डिपेंड करता है कब आपको आदर्श गैस R का क्या मान लेना है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी सवाल होगा सर जी कहीं पर तो इसका मान 0.0821 ले लिया, कहीं पर 8.314 ले लिया, कहीं पर 1.98 ले लिया, तो ऐसा क्यों? तो देखो अगर इस आदर्श गैस नियतांक को देखें तो PV = nRT से जो R है वो क्या आएगा, PV/NT। PV यानी कि दाब और इंटू आयतन, और N क्या, मोल इंटू ताप। N क्या है, मोल इंटू ताप। यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो दाब इंटू जो आयतन है उसको मैं ऊर्जा भी लिख सकता हूँ, दाब इंटू आयतन को ऊर्जा भी लिख सकता हूँ। अब मैंने दाब इंटू आयतन को ऊर्जा लिखा कैसे, देखो दाब इंटू आयतन को ऊर्जा लिखा कैसे, देखिए दाब इंटू आयतन, दाब इंटू आयतन। देखो दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, और ये होता है आयतन, आयतन। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं कि बल बटा क्षेत्रफल किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में, और आयतन किसमें होता है, मीटर क्यूब में। ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब काटोगे तो क्या आएगा, बल इंटू मीटर, बल इंटू मीटर, यानी कि क्या हो गया, ये बल, मीटर क्या है, दूरी या विस्थापन, ये मान सकते हो, दूरी या विस्थापन ये मान सकते हो आप। और बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, किसके बराबर होता है, कार्य। और जो कार्य है, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, या तो जूल लिखो, या फिर जो भी उष्मा है, उष्मा का मात्रक भी जूल होता है, तो इसको उष्मा भी लिख सकते हो। इसको या तो बल इंटू मीटर को क्या लिख दो, कार्य लिख दो, या फिर क्या लिख दो, उष्मा लिख दो। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने ये यहाँ पर ये उष्मा या जो है ऊर्जा लिखा है, ऊर्जा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए यहां से आपको मालूम पड़ गया दाब इंटू आयतन को अपने ऊर्जा क्यों लिखा, दाब इंटू आयतन को ऊर्जा क्यों लिखा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आपको R का मान कब कौन सी स्थिति में क्या लेना है, R का मान आपको कब कौन सी स्थिति में क्या लेना है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। बात क्लियर? चलिए अब देखो, जब आपके पास दाब किसमें दिया हो, एटीएम में दिया हो, दाब आपको किसमें दिया हो, एटीएम में दिया हो, ठीक है, आपको आयतन किसमें दिया हो, लीटर में दिया हो, और नीचे वाला मोल तो मोल है ही, ताप किसमें, केल्विन में। नीचे वाला में तो कोई चेंज है नहीं, नीचे वाले तो आप देख लो, मोल इंटू के, मोल इंटू के, बात होगी वो रहेगी। यहाँ पर भी मोल इंटू के लिख देता हूँ, के इंटू मोल लिख के मोल इंटू के लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो मोल ही रहेगा, और ताप का मात्रक केल्विन, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। ठीक है, दाब और आयतन का आपको ध्यान रखना है। जब दाब आपके एटीएम में लिया हुआ है और आयतन लीटर में लिया हुआ है, तो उस केस में जब P एटीएम में हो और V लीटर में हो, उस केस में आप लेते हो R का मान लेते हो 0.0821। कितना, 0.0821 वो लिया जाता है R का मान। अभी 0.0821 को अपन अप्रोक्सीमेशन करें, कई बहुत बार आप कहीं पर जैसे कि सवाल का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, और आपके सामने दिख गया ऐसा, मान लो कि R इंटू 24, अभी 24 R आ गया आपके आंसर। अब आप R की जगह 0.0821 लिखो, फिर ये
लिखो, चॉइस लिखो, फिर इसको सॉल्व करो। उससे बढ़िया यही है कि आर का जो अप्रोक्सीमेट मान है 1/12, जब आप 1 में 12 का भाग देते हो तब भी लगभग ये संख्या आती है। तो जहां पर भी आपको अप्रोक्सीमेशन करना हो तो आप इसको 1/12 लिख सकते हो। तो 0.0821 को 1/12 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लगभग लगभग उतना ही होता है, ठीक है, ताकि आपके जो कैलकुलेशन की टप बन रही है इन पॉइंट के वो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो आपके आर का मान होगा 0.0821 या 1/12। ये कब है? जब P ATM में और V लीटर में हो। बात क्लियर? ठीक है, ओके। चलो, अब जैसे कि मान लो किसी सवाल के अंदर कुछ चीजें मतलब मिस्टेक है, जैसे कि मान लो P आपको तो दिया हुआ है, P दिया हुआ है आपको दूसरे पास्कल में दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है, और V लीटर में दिया हुआ है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस पास्कल या बार को आपको एटीएम में चेंज करना पड़ेगा। फिर एटीएम में चेंज हो जाएगा, फिर आपके P ATM में हो जाएगा, V लीटर में हो जाएगा, फिर आप आर का मान ये ले सकते हो। समझ गए? तो आर का मान 0.021 लोगे कब? जब फॉर्मूले में आपके P किसमें हो? एटीएम में, और V लीटर में हो। बात क्लियर? नेक्स्ट, आर का मान आएगा 8.314 बराबर, या फिर इसको आप 25/3 भी लिख सकते हो। इसको जो अप्रोक्सीमेशन में 25/3 भी लिख सकते हो। उस केस में क्या होगा? जो ऊर्जा है वो हो जाएगी जूल या मोल इंटू केल्विन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जब आपका दाब किस में हो? पास्कल में हो। दाब किस में? पास्कल में, और V मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, देखो, दाब इंटू आयतन। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू आयतन मीटर क्यूब। आयतन मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब की स्थिति में, यानी कि जब दाब आपके किस में दिया हो? पास्कल में दिया हो, ठीक है। जब दाब किस में? पास्कल में हो, और आयतन मीटर क्यूब में हो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो तो आपको मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। इस फॉर्म में हो, लीटर में नहीं हो के घन मीटर, घन सेंटीमीटर इसमें हो, तब उस केस में आपको लेना है R = 8.314। और जो R का मात्रक क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में R का मात्रक हो जाएगा जूल बटा मोल इंटू केल्विन, ठीक है। इसी प्रकार इस केस में R का मान ATM इंटू लीटर बटा मोल इंटू केल्विन, ठीक है। ये R के मान है। देखो, जब R 0.0821 ले रहे हो तो इस R का मात्रक क्या हो रहा है? दाब एटीएम में, आयतन लीटर में, मोल इंटू केल्विन, ठीक है। यहां पर आप ये लिख सकते हो जूल मैंने लिखा किसको? इसको न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब को साथ में क्या लिख दिया? जूल लिख दिया। जूल ही बनता है। ये क्या बनता है? ये क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो जब P पास्कल एंड V मीटर क्यूब में हो तब ये वाला आपको लिखना है, ठीक है। चलो, इसको भी मोल इंटू के में लिख देता हूं। अब देखो, फिर एक है कि जब ये आपका ये वाला मात्रक, ये चीजें किसमें? जूल में नहीं होगे, ये मामला किसमें दिया हो? उष्मा में हो। यानी कि जूल, भाई ये जूल है, जूल को आप किसमें? कैलोरी में बदल सकते हो। तो मामला अगर कैलोरी में है तब उस केस में R बराबर कितना आ जाएगा? 1.98, ठीक है। यानी कि उसको जब इसका अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आप 2 लिख सकते हो। इसका अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आप इसको 2 लिख सकते हो। तो यहां से इन सब चीजों का ध्यान रखना। मोस्टली तो आप ये तो है ही है, जब चीज किसमें कहीं पर आपको मामला किसमें दिखे? उष्मा वाला दिखे, किसमें? कैलोरी में। तो अगर कैलोरी आपको दिख जाए, यदि कैलोरी दिख गई, वहां आपको R कितना लेना है? 2 लेना है, ठीक है। अब ये दो चीजें मैं ध्यान रखना, एक तो R 0.0821 और R 8.314, ये सबसे ज्यादा यूज में आएगा। जब P ATM और V लीटर में हो तब तो R का मान 0.0821, और जब दाब किसमें? पास्कल में, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं V मीटर क्यूब में हो तब आपको लेना R = 8.314। जो पास्कल होता है, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके R के मान।
अब देखो आदर्श गैस के बारे में कुछ चीजें कि भाई आदर्श गैस है क्या। तो आदर्श गैस वह गैस है जो गैस नियमों बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो या फिर दूसरे शब्दों में आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी का सभी ताप और दाब पर पालन करती है। आदर्श गैस वह गैस है जो गैस नियमों बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो या आदर्श गैस समीकरण का सभी ताप और दाब पर पालन करती है। वास्तव में सभी गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। वास्तव में जो अपने आसपास जो भी गैसें वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है। आदर्श गैस क्या है? एक काल्पनिक, रियल में कोई ऐसी गैस हो ही नहीं सकती। रियल में कोई ऐसी गैस हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब रियल में कोई गैस आदर्श होती ही नहीं, कहने का मतलब ये रियल में कोई गैस आदर्श होती नहीं। ये जो भी अब अपन जो स्टेटमेंट दिया है या जो भी अवधारणा ये काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक अवधारणा है। अतः आदर्श गैस क्या है? काल्पनिक अवधारणा है। उच्च ताप व निम्न दाब पर जो वास्तविक गैसें होती है वही आदर्श गैस व्यवहार को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने लगती है। ये क्या होता है? उच्च ताप व निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस व्यवहार को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, आदर्श गैस होती नहीं। आदर्श गैस की जो अवधारणा है वो क्या? काल्पनिक अवधारणा की। अपन ने ये माना कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब कोई भी वास्तविक गैस हो, माना कि कोई वास्तविक गैस है, ठीक है, वास्तविक गैस का यदि उच्च ताप कर दिया जाए, ताप को उच्च कर दिया जाए और दाब को निम्न कर दिया जाए, उच्च ताप, ध्यान रखना ये बहुत बार आता है एग्जाम में, उच्च ताप व निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। उच्च ताप व निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। और एक शब्द और आएगा, ठीक है, जब आप उसको द्रव में बदल सकते हो तो उसका होता है उच्च दाब व निम्न ताप पर उसको गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। वो स्टेटमेंट दूसरा है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट दूसरा है। ये है कि भाई उच्च ताप व निम्न दाब, ये ध्यान रखना, खोपड़ी बिठा लेना, ये उच्च ताप व निम्न दाब, ठीक है, हाइट टेम्परेचर लो प्रेशर HTLP, भले जैसे भी चाहो आप इसको अपने हिसाब से ये खोपड़ी मिटा लेना, याद कर लेना, बाकी ये भले इसको रट लेना। उच्च ताप व निम्न दाब, उच्च ताप व निम्न दाब पर जो वास्तविक गैसें होती है वो भी आदर्श गैस व्यवहार की तरह, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक गैस है वो उच्च ताप व निम्न दाब पर इन शर्तों को फॉलो करेगी। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम का पालन करती है। कब? उच्च ताप व निम्न दाब पर, ठीक है। बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल 100% पालन, मतलब लगभग उनके हिसाब से, जब उच्च ताप कर दिया जाए और निम्न दाब कर दिया जाए उस स्थिति में, ठीक है। बाकी वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती। अब देखो आदर्श गैस की विशेषता क्या है? आदर्श गैस की विशेषता क्या है? आदर्श गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल नगण्य होता है। ये कहते हैं कि भी आदर्श गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल नगण्य होता है, परंतु वास्तव में अंतर आणविक बल नगण्य नहीं होता, कम होता है। गैसों के मध्य अंतर आणविक बल कम होता है लेकिन नगण्य नहीं होता। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन पात्र की तुलना में नगण्य होता है। ये कहते हैं कि जो आदर्श गैस के जो अणु है, गैस के मान लो ये पात्र है, ये पात्र है, इस पात्र के अंदर कोई गैस है, गैस के कोई अणु है, तो गैस के अणुओं का जो आयतन है ये वाला, इस पात्र की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। लेकिन पात्र की तुलना में नगण्य रियल में नहीं होता, वो बहुत कम होता है, ठीक है। समझ गए सारी चीजें, स्टेटमेंट, ये सब आदर्श गैस व्यवहार। आदर्श गैस को द्रवीकृत नहीं कह सकता। ये कहते हैं कि आदर्श गैस है उसको द्रवीकृत, यानी कि गैस को आप लिक्विड में नहीं बदल सकते। आदर्श गैस को आप लिक्विड में, द्रव में नहीं बदल सकते, लेकिन वास्तव में अपन वास्तविक गैसों को द्रव में बदल सकते हैं, द्रवीकृत कर सकते हैं। जैसे कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? मतलब जो पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विड के रूप में चेंज कर दिया और अपने सिलेंडर में भर दिया, वही तो किया है। तो यानी कि जो वास्तविक गैसें हैं उनको द्रव में बदला जा सकता है, वास्तविक गैसों को द्रव में बदला
जा सकता है, लेकिन आदर्श गैसों को द्रव में बदला नहीं जा सकता, ये कहता है। तो ये कहते हैं कि आदर्श गैसों को द्रव में बदला नहीं जा सकता, ये एक आदर्श गैस की विशेषता, लेकिन वास्तव में अपन गैसों को द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, हाँ। आदर्श गैस के अणु न्यूटन के गति नियमों का पालन करते हुए यादृच्छिक गति करते हैं। ये भी देखो, आदर्श गैस का सिद्धांत क्या मानता है कि भी जो आदर्श गैस के जो अणु है वो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हुए यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब रैंडमली। ठीक है, ये आदर्श गैस के अणुओं के मध्य टक्कर कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ यानी कि ऊर्जा की हानि नहीं होती। जैसे कि टक्कर हुई, ठीक है, टक्कर होने के बाद वापस जो भी उनकी जो ऊर्जा की हानि टक्कर दौरान हुई थी, वो वापस उसको रीगेन कर लेते हैं और वापस उनको ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि ऊर्जा की हानि नहीं होती। ऐसी टक्कर जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ। तो ये जो सारी जो शर्त है, विशेषता है, वो किसकी है? आदर्श गैस की। आदर्श गैस में ये चीजें होती है। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श नहीं होती। वास्तविक गैस ही उच्च ताप व निम्न दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। जो वास्तविक गैसें होती है वही उच्च ताप और निम्न दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। बात समझ गए? तो कोई भी गैस वास्तव में आदर्श नहीं होती। आदर्श कंडीशन मतलब एक आइडियल, मतलब बहुत ही ऐसे थ्योरेटिकल बात है, बाकी रियल में चीजें कुछ और होती है। ठीक है, हाँ। जैसे कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य टक्कर प्रत्यास्थ होती है, तो मतलब ऐसा नहीं कि सारी, वास्तव में सारी टक्करें होती, सारी प्रत्यास्थ नहीं होती, कुछ टक्करें प्रत्यास्थ होती है, कुछ नहीं होती। तो मतलब थोड़ा बहुत, मतलब उनके जो भी गैस अगर इसके आसपास में 100 में से 90%, 95% तक भी उसके आसपास पहुंच जाए, ये उस शर्तों को पालन करने लग जाए, उसको अपन बोलेंगे कि भाई या ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, हाँ। चलिए अब कुछ केस देखते हैं अपन विभिन्न परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण। विभिन्न परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण पहले देखते हैं खुले पात्र के लिए। जब पात्र खुला हो ना, जब पात्र खुला हो तो इस केस में, उस केस में क्या हो जाएगा? देखो, जब पात्र खुला होगा तब आपके क्या होगा? P और V क्या तो नियत होता है। पात्र खुला यानी कि आयतन नियत हो गया, P नियत हो गया, यानी कि PV इज इक्वल टू NRT से आप देखोगे तो P और V नियत हो गए, तो और जो R तो है ये नियतांक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? यहां से क्या आ जाएगा? NT बराबर क्या आ जाएगा? नियत। N और T का गुणा क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, यानी कि N1T1 बराबर N2T2 वाली शर्त आप लगा सकते हो। आपको कोई भी सवाल ऐसा दिया हो कि जिसमें पात्र खुला हो, ठीक है, और आपको पहले वाली स्थिति में मोल और दूसरी वाली स्थिति में मोल और ताप दिए हो, तो आप इन चार में से 3 चीजें दी हुई है तो कोई भी एक चीज निकाल सकते हो। ठीक है, N1T1 बराबर N2T2। ये खुले पात्र के लिए क्या शर्त है? PV इक्वल टू नियत। तो जो आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल टू NRT, उसमें PV बराबर नियत कर दो, तो NRT बराबर नियत, यानी कि R तो नियत है ही है, तो NT बराबर नियत, तो N1T1 बराबर N2T2। बंद पात्र के लिए क्या होगा? बंद पात्र के लिए V और N नियत होते हैं, V और N नियत होते हैं। यहां पर भी PV इक्वल टू NRT से V और N नियत। बंद पात्र है तो जो आयतन है वो नियत है, और जो N मोलों की संख्या वो क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से V और N नियत हो गए, तो आपके क्या हो जाएगा? P समानुपात में क्या हो जाएगा? T, यानी कि V और N तो नियत है ही है, ठीक है, और जो R है वो भी नियत है ही है, P समानुपात में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। यानी कि साफ बात है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ये भी लिख सकते हो कि P बटा T बराबर नियत, P बटा T बराबर नियत। आप T को यदि भाग में ले जाओ, V को इस साइड ले जाओ, तो N नियत, R नियत, V नियत, तो क्या रहेगा? P बटा T नियत, यानी कि P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। ये शर्त आप लगा सकते हो, ये वाली शर्त आप लगा सकते हो। ठीक है, बंद पात्र के लिए एक मस्त वाली शर्त है, कंडीशन की भी, दो पात्रों को नगण्य आयतन V इक्वल टू 0 की नलिका से जोड़ने पड़ता है। यानी कि दो पात्र हैं, उन दो पात्रों को आपने कभी स्टार्टिंग में एक पात्र ये था, ठीक है,
स्टार्टिंग में पात्र ये था कि ये वाला पात्र बंद हो जाएगा, जिसमें जो गैस रखी है उसका ताप T1 है, मोल की संख्या N1 है, आयतन V1 है, दाब P1 है। उसी प्रकार पात्र सेकंड के लिए T2 N2 V2 और P2 ये है। अब आपने इसको क्या किया, नगण्य आयतन वाली नलिका से, मतलब इसका आयतन आपको नगण्य इसलिए शब्द बोला जा रहा है कि आपको ये मानना है कि जब गैसे आप इनको जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद ये चीजें, मतलब इसके अंदर, इस नली के अंदर कोई भी गैस नहीं रहनी चाहिए, गैस का कोई भी मोल नहीं रहना चाहिए, बस कहने का मतलब ये लॉजिक, ठीक है। तो दो पात्रों को नगण्य आयतन की नलिका से जोड़ने पर, तो इनको यदि जोड़ोगे तो इस केस में शर्त क्या होगी, शर्त एक ही फॉलो होगी। क्या शर्त ये होगी, जो मोल है कि जो पहले के मोल n इनिशियल बराबर n फाइनल, यानी कि पहले वाले मोल बराबर बाद वाले मोल। तो यदि पहले वाले मोल आप देखो तो इसके लिए क्या होंगे, पहले वाले मोल पात्र 1 के लिए P1 V1 अपॉन RT1, ठीक है। अगर PV इज इक्वल टू NRT से आप देखो तो n बराबर क्या होता है, PV अपॉन RT, P1 V1 अपॉन RT1। उसी प्रकार जो इसके मोल है वो हो जाएंगे P2 V2 अपॉन RT2, ये हो जाएंगे पहले वाले मोल। फिर बाद में क्या होगा, दोनों गैसें मिल जाएंगी, तो मिलने के बाद P फाइनल, ठीक है, बाद वाला V फाइनल, ठीक है, और R तो आ रही है, और T फाइनल, ठीक है, T फाइनल हो जाएगा। अब ये यहां पर देखो, यहां पर दाब आपको तो पता नहीं, बाकी ये चीज आपको श्योर है इतना कि जो V फाइनल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2, V फाइनल यहां पर क्या होगा, V1 प्लस V2, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर आधारित बेसिक सवाल है, वो करेंगे, फिर आपको मजा आ जाएगा कि सर जी क्या हो रहा है। देखो एक सवाल है कि 15 लीटर और 10 लीटर के पात्र में गैस का दाब कितना है, 6 ATM व 9 ATM है। समान ताप पर यदि दोनों पात्रों को नगण्य आयतन की नलिका से जोड़ा जाए तो पात्रों में गैस का अंतिम दाब ज्ञात करो। तो पात्रों में गैस का अंतिम दाब ज्ञात करो, यानी समान ताप पर, ताप क्या समान है, ताप समान, दो पात्र लिए, ठीक है, दो पात्र लिए और इनको वही नगण्य आयतन की जो नलिका उससे जोड़ दिया, ठीक है। इसका क्या है, आयतन 15 लीटर, दाब कितना है, 6 ATM, ठीक है। फिर T ताप, इसका भी T है, और इसके मोल की संख्या मान लो N1, ठीक है। वहां यहां पर देखो 10 लीटर का है, 9 ATM, इसका भी ताप T है, समान, दोनों का ताप समान है, N2। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअली में N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N फाइनल, वही N इनिशियल बराबर N फाइनल, यानी कि पहले के मोल बराबर बाद वाले मोल, यानी कि मोलों की संख्या में कुछ भी चेंज नहीं होगा, मोल कहीं पर भी गायब नहीं होंगे। पहले मोल बराबर बाद के मोल। तो अब देखो N1, तो PV इज इक्वल टू NRT, तो P1 V1 बटा R T1, वही P2 R T2, और P फाइनल V फाइनल और R T फाइनल। अब देखो मान रखो P1 कितना है, 6, V1 कितना है, 15, R आ रही है, ताप कितना है, T का T है, P2 कितना है, 9, V2 कितना है, 10 लीटर, R ये भी कितना, ताप T वही है, P फाइनल आपको ध्यान नहीं है, वो आपको ज्ञात ही करना है अंतिम ताप। V फाइनल क्या होगा, इन दोनों का योग सम होगा कि भाई ये कितना लीटर है, 15 और 10, दोनों को मिला दिया तो टोटल आयतन कितना होगा लास्ट में, 25 लीटर।
बटा आर, और ये ताप कितना रहेगा, ताप वो का वो रहेगा, क्योंकि ताप में यदि अंतर होता, इसका ताप कुछ और होता, इसका ताप कुछ और होता, तो वो ताप जो फाइनल में आता वो ताप कुछ और आता, लेकिन अब दोनों का ताप समान है, समान ताप पर क्रिया हो रही है, तो इसका भी ये ताप वो का वो रहेगा। तो आरटी से आरटी आपस में जाएंगे कैंसल, यहां से जो पी फाइनल है, पी फाइनल जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, 15 इंटू 6 90, और ये भी 90, 180 बटा 25, 180 बटा 25। अब इसको यदि 5 से अपन भाग दे, ठीक है, तो देखो ये 5 से जाएगा 6 पंजा 30, 36 में 5 का 2 भाग 7, कितना 7 50 35, और 0.1 यानी कि 5 दूनी 10, 7.2 एटीएम, 7.2 एटीएम आपके निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 7.2 एटीएम। तो सवाल समझ में आया, मजेदार। देखो इसी सवाल को आप घुमा फिरा के ऐसे, ये नगण्य वाली नलिका नहीं करके इस सवाल को ऐसे बना दिया जाए कि भाई 2 पात्र हैं, ये पात्र 1 और पात्र 2, इनके मध्य एक क्या बनी हुई, दीवार बनी हुई है, ठीक है, जिससे ना तो यहाँ की गैस यहाँ जा रही है, ना ही यहाँ की गैस यहाँ जा रही है, ना ही यहाँ की उष्मा यहाँ, तो कुछ भी उनके मध्य आदान प्रदान नहीं है, ये स्थिति है। आपने क्या कर दिया, अचानक से इसको हटा दिया, ये तो बीच की दीवार है उसको हटा दिया, तो फिर दोनों गैसें आपस में मिल जाएगी, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगी, शर्त वो की वो है, उस केस में भी शर्त ये कि ये बनने वाली है, ये कि ये बनने वाली है कि जो पहले वाला केस था, ठीक है, पहले वाला केस था दोनों आपस में मिल गए, तो उस केस में भी शर्त ये कि ये आयतन V1 था, V2 था, तो V फाइनल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, वो की वो चीज है, वो की वो शर्त, ये का ये फॉर्मूला इस केस में भी लगेगा कि पहले ये था, आपने ये पहले दीवार थी, दीवार को एकदम से हटा दिया, पूरा एरिया मिल गया इसको, गैसें आपस में मिल जाएगी, उस केस में भी शर्त वो की वो लगेगी, ठीक है। इस टाइप का भी कोई सवाल आए तो ध्यान रखना। चलिए अब देखो 47 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरे एक पतले गुब्बारे, 47 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरे एक पतले गुब्बारे का आयतन कितना है, 3 लीटर है। जो पतला गुब्बारा है उसका आयतन कितना है, 3 लीटर। यदि इसे एक ठंडे कमरे में रखा जाता है, यदि इसे एक ठंडे कमरे में रखा जाता है, ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाता है, 2.7 लीटर हो जाता है। तो रूम का टेम्परेचर निकालना है, रूम का टेम्परेचर निकालना है। देखो पहले तो आपको दी हुई है जो स्थिति दी हुई है, स्थिति क्या है कि एक तो देखो ताप, 17 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरे एक पतले गुब्बारे का आयतन कितना, 3 लीटर है। जो ताप और आपका जो है आयतन, दो चीजें बदल रही है, ताप और आयतन क्या हो रहा है, दो चीजें बदल रही है। PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। तो ताप और आयतन आपस में बदल रहे हैं, ताप और आयतन बदल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, दाब सेम है, V इक्वल टू nRP, ठीक है। तो ये देखो ये वाली शर्त लग जाएगी अभी आपके, ठीक है। V nR, अब देखो n नियत है, R नियत है, ये दाब भी नियत ही रह रहा है, दाब का भी यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बंद है, ये बंद पात्र है वैसे भी, ठीक है, बात क्लियर। और यदि इससे ठंडे तो इसका आयतन 2.7 लीटर हो जाता है। अब रूम का टेम्परेचर क्या होगा, अब देखो यहां से क्या चीज आ रही है, V बराबर नियत, V बराबर
नियत, V अपॉन टी बराबर नियत है, तो यहां से आप दो शर्त लिख सकते हो भाई, V1 T1 बराबर V2 T2। देखो V1 और V2 तो आपको ध्यान है, T1 और T2, देखो जो T1 है उसको पहले आपको सेंट्रल रिजल्ट लिया हुआ है, T1 को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा केल्विन में, तो ये हो जाएगा T1 47 प्लस 273 जोड़ दो, 0.15, खैर यहाँ जोड़ने का काम नहीं है, ठीक है, 0.15 लोगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन टफ बन जाएगी, तो आप 273 ले लो अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और वैसे भी आपके मान दूर दूर है तो कुछ उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 273 और 7 80 और 40 यानी 320, T1 कितना हो जाएगा 320 केल्विन, ठीक है। अब देखो तो यहां से जो V1 है, V1 कितना है, V1 कितना दिया हुआ है 3 लीटर, T1 320, V2 कितना 2.7, T2, ठीक है। अब देखो यहां से यदि गुणा किया जाए T2 बराबर कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 320, 2.7 इंटू 320 बटा 3, ठीक है। ये देखो ये कितना आएगा 0.9 और 0.9 इंटू 320 यानी कि 32 इंटू 9, कुल मिला के क्या हो गया 32 इंटू 9 यानी कि 9 2 18, 9 इंटू 2 18, सत्ताईस और एक 28, 288, ये आपके आ गया 288 केल्विन, 288 केल्विन, और जब सेंटीग्रेड में बदलोगे यहां से क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 273, इसमें से घटाने 273 घटाओगे तो कितना आएगा 15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखो यहाँ पर चीज क्या हुई है, आपने 47 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरे पतले गुब्बारे, मैंने ये लिया पतला गुब्बारा, पतला क्यों लिया, पतला इसलिए लिया कि पहले ये गुब्बारे का आयतन 3 लीटर था, ये 47 डिग्री सेल्सियस पर था, आपने क्या कर दिया फिर इस गुब्बारे को ठंडे रूम में ले गए, यदि इसे ठंडे रूम में रखा जाता है तो जैसे ही ठंडे रूम में रखा तो गुब्बारा कैसा पतला था, रूम का जो टेम्परेचर था वो किसने ले लिया, इस गैस ने ले लिया, गुब्बारे में भरी गैस ने, यही लॉजिक है इसके पीछे ये पतला शब्द लिखने का, ठीक है। तो फिर उसका आयतन क्या हो गया 2.7 लीटर हो गया, ठीक है। तो यही है भाई, यहां से वही 20 समानुपाती T आता है, यानी कि आयतन बढ़ेगा यदि ताप ज्यादा होगा और यदि आयतन घटेगा यदि ताप क्या होगा कम होगा। तो 47 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन 3 लीटर था और जैसे ही 15 हुआ तो आयतन 2.7 लीटर हो गया, ठीक है। ये चीज किया कैसे, ध्यान पड़ा सब कुछ, तो 15 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये कह रहा है यदि एक मिश्रण में हाइड्रोजन के 3 मोल तथा नाइट्रोजन के 1 मोल को पूर्ण रूप से अमोनिया में बदल दिया जाता है तो समान ताप तथा दाब पर प्रारंभिक तथा अंतिम आयतन का अनुपात निम्न होगा, ठीक है। यदि एक मिश्रण में हाइड्रोजन के 3 मोल तथा नाइट्रोजन के 1 मोल को पूर्ण रूप से अमोनिया में बदल दिया जाता है तो समान ताप तथा दाब पर प्रारंभिक तथा अंतिम आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो आपको समीकरण ये ध्यान होनी चाहिए, समीकरण क्या है, समीकरण होती है N2 प्लस 3H2 वो बनाता है 2NH3। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल मिलके क्या बनाते हैं 2 मोल अमोनिया के बनाते हैं,
2 मोल अमोनिया के बनाते हैं। अब आपके शर्त क्या है, समान ताप और दाब। तो समान ताप और दाब पर आपको पता है V समानुपाती क्या होता है, N, V समानुपाती N, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा V अपॉन N क्या नियत होता है, V अपॉन N नियत। तो यहां से V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2, V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2। तो यहां से आपको क्या करना है, प्रारंभिक तथा अंतिम आयतन का अनुपात, यानी कि आपको V1 बटा V2 निकालना है। V1 बटा V2 निकालना है तो V1 बटा V2, V2 नीचे आ जाएगा, मैं आपको ऊपर कर लूं N1 बटा N2। अब देखो N1 क्या है, N1 स्टार्टिंग में मोल कितने थे, 3 और 1 4, तो 4 मोल, और बाद में जो मोल बने वो कितने बने, वो कितने बने, 2 मोल बने, ठीक है। तो 4 बटा 2 ये हो जाएगा 2 बटा 1, ये हो गया आपके 2 अनुपात 1, ये हो गया आपके 2 अनुपात 1। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो सवाल मजेदार था, अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट, एक एटीएम दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक एक गैस को गर्म किया जाता है, ठीक है। यदि गैस का प्रारंभिक आयतन 10 लीटर हो तो इसका अंतिम आयतन निम्न होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको संबंध ढूंढना है किसमें, ताप और आयतन में, ठीक है। तो देखो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब एक एटीएम दाब, तो दाब तो सेम रह रहा है, तो V और तो N नियत है, R नियत है ही है, P भी नियत है, यहां से क्या आ जाएगा V अपॉन T इक्वल टू नियत। ये शर्त बन रही है अपने, ये शर्त अपने बनी, ये शर्तें कैसे बनी समझ में आ रहा है ना भाई। देखो N नियत है ही है, ठीक है, कि भाई यदि गैस का प्रारंभिक अंतर, क्योंकि कोई भी क्रिया नहीं हो रही है गैस की, दूसरी गैस आके मिल नहीं रही है, तो N नियत है ही है, R नियत रही गई, और P नियत है, P इसने पहले बोल दिया कि एक एटीएम दाब पर ये चीजें हो रही है, P फिक्स है, तो मैं इस P को नीचे ले गया, तो NR अपॉन P पूरा पूरा मामला गया, वो नियत हो गया, और T को यहाँ ले लिया भाग में, तो V अपॉन T को क्या हो गया, नियत हो गया। तो नियत हो गया मतलब अपन क्या लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। अब ये कह रहा कि एक एटीएम दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गैस को गर्म किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है, और T2 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, 373 केल्विन। यदि गैस का प्रारंभिक आयतन 10 लीटर, ठीक है, यानी कि V1 कितना है 10 लीटर है, तो गैस का अंतिम आयतन आपको निकालना है, तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, सारे मान आपको पता है। V2 निकालना है, V2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू T2 बाय T1। V1 कितना 10, T2 373 और T1 273, T1 कितना 273। तो जब आप 373 में 273 का भाग दोगे, तो अब देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे करना, आप इसका एप्रोक्सीमेशन निकाल दो। कैसे कि भाई ये दो, इसको मान लो 360 के आसपास, इसको मान लो 270 के आसपास, ठीक है, और 9 से काट दो, 9 चौक 36 और 4/3, 4/3, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1.3, और 1.3 को आप इस 10 से वो करोगे गुणा, तो ये लगभग 13 के आसपास आएगा। तो सारे जो आंसर है ना, एक तो 20 है, एक 10 है, एक 7.32, यानी कि सारे इस 13। अगर ऐसा होता कि भाई 12.69 वगैरह, तो मामला पास हो जाता, तब तो आपको एग्जैक्ट करना होता, लेकिन इस केस में आप अप्रोक्सीमेशन करके भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो आपको आगे 13, तो 13.66 ऑप्शन एक ही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप एग्जाम में दिमाग लगा सकते हो, अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, ठीक है। 13.66 लीटर, 13.66 लीटर,
बात क्लियर? चलिए अब देखिए, अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, यानी कि जो वास्तविक गैस है वो आदर्श व्यवहार से किस हिसाब से विचलित रहती है, यानी कुछ चीजें जो आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। हालांकि देखें तो ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस में भी शामिल नहीं है, जो अपन आगे पढ़ने लगे उसको जानना जरूरी है। हो सकता है इनको थोड़ा बहुत मिला के घुमा फिरा के कोई सवाल आ जाए तो फिर वो सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा वो चीजें है आपके आदर्श गैस में, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, तो वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड़ितता गुणांक के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो वास्तविक गैसों का जो आदर्श व्यवहार से जो विचलन है उसको अपन संपीड़ितता गुणांक के रूप में अध्ययन करते हैं। अब संपीड़ितता गुणांक क्या होता है? Z बराबर होता है Vm रियल बटा Vm आइडियल। Vm क्या होता है? मोलर आयतन। Vm क्या होता है? मोलर आयतन। मोलर यानी कि एक मोल का आयतन। मोलर आयतन यानी कि जो एक मोल का आयतन होता है उसको बोलते हैं मोलर आयतन। Vm बराबर मोलर आयतन। तो जो वास्तविक गैसों का मोलर आयतन बटा आइडियल गैसों का मोलर आयतन, तो वास्तविक गैसों के मोलर आयतन तथा उसी ताप एवं दाब पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं संपीड़ितता गुणांक। वास्तविक गैसों का मोलर आयतन Vm रियल और आइडियल गैसों का, आदर्श गैसों का मोलर आयतन Vm आइडियल, इन दोनों का जो अनुपात है उसी समान ताप और दाब पर वो कहलाता है Z, और Z होता है आपके संपीड़ितता गुणांक। ये Z क्या होता है? संपीड़ितता गुणांक, ठीक है। तो Z इक्वल होता है Vm रियल बटा Vm आइडियल। Z इक्वल टू Vm रियल बटा Vm आइडियल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो, तो अब देखो Z बराबर Vm रियल और Vm आइडियल है, तो अब आपको क्या क्या चीजें पता रखनी है। देखो, यदि संपीड़ितता गुणांक Z बराबर 1 हो तो गैस क्या होगी? आदर्श गैस होगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जो Vm जो वास्तविक गैस है रियल, उसका आयतन मोलर आयतन आइडियल गैस के बराबर हो, तो यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा? Vm रियल बराबर Vm आइडियल। तो वो कब होगा? वो संभव तभी है जब गैस कैसी होगी? आदर्श गैस होगी। गैस कैसी होगी? आदर्श गैस होगी, ठीक है। जब गैस आदर्श गैस होगी तब वो चीज संभव है, तब वो चीज संभव है, ठीक है। यानी कि जो Vm रियल है Vm रियल वो बराबर हो किसके? Vm आइडियल के। वास्तविक गैस का मोलर आयतन यदि जो अपन आदर्श रूप में जो मानते हैं उसके मोलर आयतन के बराबर हो तो जो गैस है वो कैसी होगी? आदर्श गैस होगी। गैस कैसी होगी? आदर्श गैस। फिर यदि Z बड़ा हो 1 से, Z बड़ा 1 से कब होगा? जब Vm रियल बड़ा होगा, जब Vm रियल बड़ा होगा Vm आइडियल से। Vm रियल बड़ा होगा Vm आइडियल से, तो Z क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। उसको बोलते हैं पॉजिटिव विचलन, धनात्मक विचलन। इसको बोलेंगे वास्तविक गैस का धनात्मक विचलन। किसका? वास्तविक गैस। इस स्थिति में इसको संपीड़न करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसको संपीड़न मुश्किल से किया जाता है, ठीक। एक होता है Z लेस देन, यानी कि Vm जो रियल है, Vm जो रियल है वो लेस देन है Vm आइडियल, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव विचलन हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। यानी कि वास्तविक गैसों का क्या होगा? ऋणात्मक विचलन।
और उस केस में इसको आसानी से संपीड़न किया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जो आदर्श गैस है उसके लिए हमेशा संपीड़ितता गुणांक क्या होगा, 1 होगा। आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक क्या होगा, Z = 1 होगा हमेशा। ठीक है, यदि गैस जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस से धनात्मक विचलन शो करती है तो उसके लिए Z 1 से बड़ा होगा, और अगर ऋणात्मक विचलन शो करती है तो Z 1 से छोटा होगा। ठीक है, यदि Z 1 से छोटा है तो आसानी से संपीड़न हो सकता है, Z 1 से बड़ा है तो कठिनाई से संपीड़न होगा, लेकिन संपीड़न आसानी से नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो मामला क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सही ढंग से। भाई अपन ने माना Z = Vm रियल और Vm आइडियल। अब ये Vm आइडियल ये कहां से आया, ये आपके निकल के आएगा आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। आपने माना कि किसी कोई गैस है उसकी आपने जो वैल्यू निकाल ली कि उसके Vm जो मोलर आयतन है वो आपने निकाल लिया आदर्श गैस समीकरण से, उसका आपने मोलर आयतन निकाल दिया। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से आपने उसका मोलर आयतन निकाल दिया। मोलर आयतन यानी कि 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, आपको पता है PV = nRT। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर V अपॉन क्या करूं, N कर दूं और RT अपॉन P कर दूं तो V अपॉन N क्या होगा, कुल आयतन में कुल मोल का भाग दे दो तो जो 1 मोल का जो है आयतन वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो Vm = RT अपॉन P, Vm = RT अपॉन P ये निकल के आ जाएगा। तो एक तो आपने क्या किया कि भाई आदर्श गैस समीकरण से Vm जो आइडियल है वो निकाला। ठीक है, और एक आपने जो Vm जो वास्तव में जो नापा, वास्तव में जब चेक किया, एक तो आपने आदर्श गैस समीकरण का यूज करके Vm निकाला, वो हो गया Vm आइडियल। एक आपने वास्तव में निकाला, वास्तव में। ठीक है, एक आपने वास्तव में निकाला, तो ये तो फिक्स है Vm आइडियल। जब ये Vm रियल का मान भी इसके बराबर आ जाए, सेम टू सेम, यानी कि Vm आइडियल के जैसा आ जाए, तो इस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब खुद वो गैस है वो कैसा है, वास्तविक गैस जब खुद आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करे तो ही Z बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो ही Z बराबर 1 होगा। ठीक है, यदि आपके Vm रियल बड़ा आ रहा है इससे Vm आइडियल से, तो वास्तविक गैस क्या कर रही है, आदर्श गैस से धनात्मक विचलन शो करती है। Vm रियल छोटा है, ठीक है, इससे तो वो कैसा करती है, नेगेटिव विचलन शो करती है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। बात क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, स्लाइड, इसको देख लो। तो जो आदर्श गैस है उसके लिए संपीड़ितता गुणांक क्या होगा, Z = 1। ठीक है, तो संपीड़ितता गुणांक क्या हो गया, वास्तविक मोलर आयतन तथा उसी दाब पर आदर्श गैस के मोलर आयतन का अनुपात। ठीक, अब अपन देखते हैं दाब और आयतन का वक्र, दाब और आयतन का वक्र। तो अब अपन दाब और आयतन का यदि वक्र खींचेंगे तो यदि अपन आइडियल गैस के लिए खींचे, किसके लिए, आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस के लिए वक्र खींचे तो ये आएगा, और वास्तविक गैस के लिए कौन सा, जो रेड में दिया हुआ है वो। तो यहां पर देखो, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो देखना, यहां पर ध्यान से, उच्च दाब पर जो मापित आयतन होता है, उच्च दाब पर, उस दाब पर मापित आयतन मतलब किसका, जो रियल गैस वाला। ठीक है, उच्च दाब पर जो मापित आयतन परिकलित यानी कि छोटी कली, जो समीकरण से आप निकालो, परिकलित आयतन से अधिक होता है। यानी कि उच्च दाब पर देखो, उच्च दाब इस वाली केस में, तो मान लो उच्च दाब पर, ये उच्च दाब वाली स्थिति, ये देखो यहां पर, ये देखो पॉइंट आपके क्या है, यहां पर ये जो Vm रियल है, ये देखो यहां पर ये पॉइंट्स पर क्या है, Vm रियल है, एक मिनट,
चलो नहीं जाएगा वापस। ठीक है, तो यहां देखो ये किसका है, वीएम रियल का, और ये किसका है, वीएम आइडियल। तो जो उच्च दाब पर क्या हो रहा है, उच्च दाब पर वीएम रियल ज्यादा आ रहा है वीएम आइडियल से। ठीक है, यानी कि जेड बराबर होगा, जेड बड़ा होगा एक से, जेड बड़ा होगा एक से। और इस स्थिति में यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। यहां पर क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये कौन सी स्थिति है, जेड इक्वल वन वाली। ये कौन सी, जेड इक्वल वन वाली। और इससे जो ऊपर है ये जेड एक से बड़ा है, और इससे नीचे वाली स्थिति है जेड लेस देन वन वाली। यहां पर क्या हो रहा है, जब निम्न दाब पर आओगे, निम्न दाब पर नीचे आओगे, तो जो मापित आयतन जो और जो थ्योरेटिकली जो आयतन निकालो वो आयतन से कम होता है, यानी कि वीएम रियल है वो वीएम आइडियल से कम होगा। देखो यहां पर आप देखोगे ना, वीएम रियल, यहां एक लाइन खींचोगे ऐसे, हाँ, तो यहां पर देखोगे तो ये वीएम रियल देखो लाल वाला कम है, और ये ब्लू, ये वीएम रियल और ये वीएम आइडियल। ठीक है, देखो यहां पर वीएम जो है रियल वो लेस देन है वीएम आइडियल, यानी वीएम आइडियल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी कि जेड क्या है, लेस देन वन है। ये देखो ये है दाब आयतन वक्र, दाब और आयतन के बीच में ग्राफ है, ये दाब और आयतन के बीच में ग्राफ है। ठीक है, चलिए आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं। एक तो जब ये इसके ऊपर कुछ भी मैंने ये कार्डशीट नहीं किया था, कुछ भी लाइन नहीं की, एक तो वो बनाना है, फिर उसके बाद जो मैंने अभी बनाया जो लाइनें किसके बताया, दोनों बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप समझ पाओगे अंतर। ठीक है ना, तो उच्च दाब पर क्या होता है, जो आयतन आप माप रहे हो, जो आप माप रहे हो, एक तो मापा गया और दूसरा थ्योरेटिकली जो आदर्श गैस समीकरण से निकाला। आदर्श गैस समीकरण से कहने का मतलब ये हुआ भाई, सिंपल सी बात ये है कि आपके पास दो चीजें, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, आपको निकालना वी, आपके पास एनआरटी और पी है। ठीक है, एक तो आपने इस वी को निकाला किससे, समीकरण से। तो इसको तो बोलेंगे परिकलित, यानी कि जो आइडियली जो आता है वो। दूसरा आपने क्या है, जो रियल में मापा गया, जो आपने रियल में जो मापा है, ठीक है, चेक किया है कि भाई वास्तव में उसको मतलब क्या आयतन है। ठीक है, वो ये चीजें, दो चीजें, तो इसको बोलेंगे वीएम रियल, वीएम रियल। ठीक है, बात क्लियर। तो दाब आयतन वक्र में आप देखोगे तो जो आइडियल गैस का जो वक्र है, जो आदर्श गैस वाला या फिर जो आदर्श व्यवहार है, वो देखो ऐसे चलता है। जो रियल है वो ऐसे, एक पॉइंट यहां आएगा जहां जेड इक्वल वन होगा, यानी कि वीएम रियल इक्वल टू वीएम आइडियल। यहां पर देखो जेड लेस देन वन, यहां पर जेड एक से बड़ा होगा। ये होता है दाब आयतन वक्र, ये होता है दाब आयतन वक्र। ठीक है, चलिए विभिन्न गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड व दाब पी में ग्राफ। विभिन्न गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड व दाब पी में ग्राफ। तो आप देखोगे ना, जेड संपीड़ितता गुणांक दाब पी में देखोगे जो ग्राफ, देखो पहले तो यहां पे एक बात बताओ, यहां पे देखो मैंने बताया था कि उच्च दाब पर क्या होता है, जेड एक से बड़ा होता है, और जब दाब निम्न होता है, ठीक है, तो जेड लेस देन होता है वन। जेड निम्न दाब पर जेड लेस देन वन होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये बोले कोई सी भी गैस हो उच्च दाब पर जेड एक से बड़ा होगा, निम्न दाब पर जेड एक से छोटा होगा। ठीक, चलो अब विभिन्न गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड व दाब पी में ग्राफ। तो यहां देखोगे, देखो आप यदि दाब कितना भी करो, कितना भी बढ़ाओ,
जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस के लिए जेड क्या होगा, रहेगा हमेशा 1। आदर्श गैस के लिए जेड हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस जेड हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ये जेड इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है। बाकी आपने लिया H2 हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन और हीलियम इनके लिए हमेशा जेड 1 से बड़ा होगा। देखो जैसे जैसे आप दाब बढ़ा रहे हो तो लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन लाइन इस जेड इज इक्वल 1 वाली से ऊपर है, ये लाइन जेड इज इक्वल 1 वाली से ऊपर है। तो यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम ये हमेशा क्या करती है, धनात्मक विचलन शो करती है, ये हमेशा धनात्मक विचलन शो करती है, ठीक है। हाँ, H2H ही हमेशा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है, ठीक है। और जैसे कि बाकी कैसे है O2 N2 CH4 CH2, इनको आप देखोगे ना तो निम्न दाब पर तो क्या करती है, ये जेड लेस देन 1 होता है, ठीक है। निम्न दाब पर, जैसे कि दाब यहां तक आ गया, यहां तक तो इनके जेड लेस देन 1 है, फिर दाब को बढ़ाओगे और तो इसने जेड इज इक्वल टू 1 वाली स्थिति इसको पार कर लेता है, इसको पार करके ये ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये उच्च दाब पर तो इनके लिए क्या होता है, जेड 1 से बड़ा होता है, और निम्न दाब पर इनके लिए जो O2 N2 CH4 CH2 जेड लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा जेड 1 से बड़ा होगा, जेड है भले वो दाब कम हो या दाब ज्यादा हो। और O2 N2 CH4 CH2 इनके लिए दाब कम है तो जेड लेस देन 1, और दाब ज्यादा है तो जेड ग्रेटर देन 1, ठीक है। यानी कि एक बार तो निम्न दाब पर तो कैसा नेगेटिव विचलन और उच्च दाब पर पॉजिटिव विचलन शो करते हैं। बात क्लियर? चलिए अब कुछ चीजें हैं कि भाई आदर्श गैस व्यवस्था विचलन की वांडरवॉल अभिधारणा है। वांडरवॉल अवधारणा एक वांडरवॉल समीकरण भी होती है, वो देखते हैं। देखो वांडरवॉल ने गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना। अपन ने जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें यह माना गया है कि भाई गैस के जो अणु है उनका आयतन पात्र की तुलना में नगण्य है, तो वांडरवॉल ने इसको नगण्य नहीं माना, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इसका जो आयतन है आयतन में क्या कर दिया, संशोधन किया। जो गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण थी, उसके आयतन में संशोधन करके V माइनस उसमें एक पद जोड़ दिया -NB, ठीक है। तथा यह भी माना कि वास्तविक गैस का दाब आदर्श गैस की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो इसने दाब में भी संशोधन किया। तो वांडरवॉल ने क्या दो संशोधन किए, एक तो दाब में और एक इसमें एक आयतन में। दाब में तो कुछ दाब जोड़ा है और आयतन में कुछ आयतन इसका घटाया है। इसको बोलते हैं वांडरवॉल समीकरण, इसको बोलते हैं वांडरवॉल समीकरण। और ये वांडरवॉल समीकरण आप वास्तविक गैसों पर भी लागू कर सकते हो, समझ गए। जो आदर्श गैस समीकरण है वो केवल आदर्श गैसों के लिए लागू होती है, क्योंकि जो वांडरवॉल समीकरण है वो उसने क्या किया, आदर्श गैस समीकरण के अंदर कुछ चीजें जोड़ के संशोधन करके ऐसे समीकरण बनाई है जो वास्तविक गैसों के लिए भी लागू की जा सकती है, समझ गए। वांडरवॉल ने आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके कुछ ऐसी समीकरण बनाई है जिसको वांडरवॉल समीकरण बोलते हैं, जो वास्तविक गैसों के लिए भी लागू होती है, ठीक है। जहां ए और बी क्या वांडरवॉल नियतांक है, ठीक, बात क्लियर। चलो, वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस पर्याप्त दाब की मात्रा में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, बॉयल ताप कहलाता है। एक पॉइंट आता है कि वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस पर्याप्त दाब की मात्रा, जो दाब आवश्यक होता है उस दाब की मात्रा में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, बॉयल ताप कहलाता है। ये याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना। बॉयल ताप से ऊपर वास्तविक गैस धनात्मक विचलन तथा नीचे ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। बॉयल ताप से ऊपर वास्तविक गैस पॉजिटिव विचलन तथा नीचे ऋणात्मक विचलन दर्शाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, बस इतना काफी है। ये हो गया वांडरवॉल समीकरण, और ए और बी क्या वांडरवॉल नियतांक। अब देखो गैसों का द्रवीकरण क्या है, गैसों का द्रवीकरण, ये एक छोटा सा टॉपिक है, देख लो। गैसों का जो द्रवीकरण है, मतलब
उसको जो गैस है, उस किसी भी गैस को आपको द्रव में बदलना, ठीक है, ठीक है, यानी कि कोई भी गैस है उसको लिक्विड में चेंज करना, वो वाली बात है। तो गैसों का द्रवीकरण यानी कि उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप, एक होता है उल्टा इसका, उच्च ताप और निम्न दाब, उस पे सारी वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की तरफ व्यवहार करती है, वो बात अलग है। ये बात और अलग है, ये किससे संबंधित है? गैसों के द्रवीकरण से संबंधित है। उच्च दाब एवं निम्न ताप पर गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। यदि निश्चित दाब पर गैस का ताप लगातार घटाया जाए तो गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है, यानी कि कोई दाब को निश्चित कर दिया जाए और उस दाब पर गैस का ताप लगातार घटाया जाए, ठीक है, निम्न ताप, तो गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। लेकिन यदि निश्चित ताप पर गैस का दाब बढ़ाया जाए तो जरूरी नहीं कि गैसों का द्रवीकरण हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसों के द्रवीकरण के लिए ताप महत्वपूर्ण होता है। गैसों के द्रवीकरण के लिए ताप क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ठीक। अब होता है ताप, दाब और आयतन, इनकी बात करते हैं। तो वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, ठीक है, वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। और दाब की बात करें तो वह दाब, वह न्यूनतम दाब जो गैस के द्रवीकरण के लिए आवश्यक है, और जो ताप एवं दाब पर एक मोल गैस का घेरा गया आयतन वो हो जाएगा Vc। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको ज्यादा रटना है नहीं, ये पॉइंट थोड़ा बहुत ध्यान रखना, आपको एक सरसरी निगाह से देखना है, इन चीजों को सरसरी निगाह से देखना है, ठीक है। TC 8A/27 RB, PC होता है A/27 B स्क्वायर, VC इज इक्वल टू 3B। A और B क्या है? वंडरवॉल समीकरण है, उसमें जो नियतांक है वो वाले A और B है, ठीक है। एक होता है संपीड़ितता गुणांक, यानी कि जब आप किसी चीज को द्रव में चेंज करते हो तो उस केस में आपका संपीड़ितता गुणांक क्या हो जाता है? Z इज इक्वल टू 3/8, 3/8 यानी कि Z लेस देन 1, Z लेस देन 1। और आपको पता है Z लेस देन 1 पर आसानी से किसी भी चीज को आप संपीड़ित किया जा सकता है, Z लेस देन 1 आसानी से संपीड़न, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया गैसों का द्रवीकरण, ठीक है। क्रांतिक ताप, इसका क्रांतिक दाब और ये क्रांतिक आयतन। तो क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, इन तीनों का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा बहुत आपको माइंड में रखना, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में कोई सवाल ऐसा घुमा के आपको दे दे कि आपको TC और PC दे दिया, TC और PC दे दिया, और अब पूछे कि बताओ वंडरवॉल नियतांक A और B के मान क्या है? वंडरवॉल नियतांक A और B के मान क्या है? तो ये मान दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और आपको 8, 27 R का मान पता होता ही है, तो आपको A और B इनसे निकालना हो सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा पता रखना, ठीक है। बात क्लियर? तो बस इतना काफी है आदर्श गैस समीकरण से संबंधित। अब अगली एक क्लास रही है, एक नहीं, या तो मोस्टली एक क्लास में हो जाएगा, नहीं तो 2 क्लास लगेगी, 2 क्लास अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। मैंने कहा था चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत स्वीट सा प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत अच्छा भी है, इजी भी है, बहुत ज्यादा टफ भी मामला नहीं है। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।